हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम कुछ जनरल क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जो एनटी नेट को लेके काफ़ी सारे बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन यही आ जाता है कि नेट क्या है। ठीक है ना, बहुत सुनते हैं कि एनटी नेट एनटी नेट। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनको पता है कि एनटी नेट क्या होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मानी गई है इंडिया में वो होती है कि नेट क्वालिफाइड होंगे तभी आप हायर एजुकेशन में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर इवन असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। ठीक है ना। देखो, पहली चीज़ तो नेट के लिए ये हो गई। दूसरा, एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा सुना जाता है नेट के साथ वो होता है जेआरएफ। और बच्चे इतने कंफ्यूज करते हैं कि नेट और जेआरएफ अलग अलग होते हैं क्या, सेम होते हैं, दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं क्या, नेट में क्या बेनिफिट्स हैं, जेआरएफ के क्या बेनिफिट्स हैं। इतने तरीके का मतलब अलग अलग क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और इसके साथ एक तीसरा वर्ड जो बहुत ज़्यादा जुड़ने लग गया वो है सेट, कि नेट, जेआरएफ एंड सेट, ये तीन चीज़ें कितनी अलग हैं और तीनों से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम इस वीडियोस में देखने वाले हैं। कि मैं कोशिश करूंगा कि जो जनरल क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा, उन सबको मैं इसमें आंसर कर सकूं। तो देखो, अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं कि जो है कि नेट नेट किस लिए है, जो मैंने अभी बताया कि वो क्या है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह वर्क करने के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद आता है जेआरएफ का क्वेश्चन कि क्या नेट और जेआरएफ अलग अलग है। तो देखो, अलग अलग हैं, नेट अलग है, जेआरएफ अलग है। बट क्या होता है कि अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि अगर मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ऑल्दो 300 का पेपर आता है, इसमें क्या होता है, देखो अगर पैटर्न की बात करें हम सबसे पहले, तो देखो पहले थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो देखो, पैटर्न में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा नेट का एग्जाम है। अभी इसको नेट मान लेते हैं, नेट जेआरएफ बोल लेते हैं, चलो ठीक है, नेट जेआरएफ है। इसमें क्या है आपका, एक तो आता है पेपर वन और एक होता है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 कितना होता है आपका, 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके कितने होते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। ठीक हो गया। दूसरा पार्ट जो आपका पेपर 2 होता है उसमें कितने होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है। टोटल सबमिशन हमारा होता है कितना, 300 का सब टोटल होता है। इसमें से आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, क्या कितने मार्क्स पे नेट क्वालिफाई होता है, कितने मार्क्स पे जेआरएफ होता है। नेट का पेपर अकेले होता है कि जेआरएफ का भी साथ होता है, सबके लिए अलग अलग होती है कैटेगरी वाइज, मतलब कट ऑफ अलग आती है या सबके लिए कॉमन कट ऑफ आती है। ये हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि पेपर जो हमारा होता है वो होता है सिर्फ एक पेपर होता है, एक कंबाइंड। ठीक हो गया। कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स हो गए, 100 प्लस 50 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक हो गया ना। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक हो गया, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कट ऑफ की, जो इसको क्या करता है, एक दूसरे से डिफरेंस करता है कि जो नेट है एंड जेआरएफ है, यहाँ पे चेंज आता है किसमें, कट ऑफ में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं 100 से लेके करूं कि हाँ हमारा जो टोटल है वो 100 है, तो इसमें क्या है कि अगर आपका नेट जो है वो 60% पे हो रहा है, 60% पे आपकी कट ऑफ आई है कि आप जनरल कैटेगरी का लेके चलते हैं कि 60 पे आपके नेट क्लियर है, तो इसी एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ी सी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी हाई रखी जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि या तो आप 65 मान लीजिए, 65 हो सकती है या 70 हो सकती है, कुछ भी एक होगी। इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है। बट एग्जाम एक हो रहा है आपका, एक एग्जाम में 2 कट ऑफ सेलेक्ट की जाती हैं, एक जिसमें कि आपके नेट निकाले जाते हैं जो कितने होते हैं, 6%। ओवरऑल में से 6% आपके नेट क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद जो नेट क्वालिफाइड होते हैं उसमें से ही 6%, ठीक है, उसमें से 6% क्या होता है, जेआरएफ। तो देखो, इसमें 100 से 6 नहीं, इसका जो ये है इसका 6% निकालेंगे तो वो होते हैं जेआरएफ। ठीक हो गया। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि नेट और जेआरएफ दोनों अलग होते हैं कि सेम होते हैं। तो दोनों अलग अलग होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है उनका, भी सिर्फ कट ऑफ का डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स जो होता है इनका डिफरेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें नेट किसके लिए था, तो देखो नेट था हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट जब बात आती है जेआरएफ की, तो जेआरएफ क्या करता है हमारा, जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप किस काम आती है, मेनली इसका पर्पस होता है पीएचडी के लिए एंट्रेंस। ठीक है, पीएचडी में एंट्रेंस आप नेट से भी ले सकते हैं, बिना नेट के भी जा सकते हैं। बट जेआरएफ से क्या फायदा हो रहा है, जेआरएफ से देखो सबसे पहला तो क्या होता है कि मेजरली आपका क्या होता है, जो रिटर्न होता है, रिटर्न एग्जाम आपका एग्जेम्प्ट होता है। मतलब आप सीधे किस में जाते हैं, सीधे जाते हैं इंटरव्यू राउंड में, इंटरव्यू में आप सीधे एंट्री होती है आपकी, फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट क्या है कि जब आप जेआरएफ लेके जाएंगे तो आपको मिलता है क्या, स्टाइपेंड मिलता है।
स्टाइपेंड नेट में ही मिलेगा बट थोड़ा कम मिलेगा। अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ में आपको मिलता है करंटली 32,000 प्लस एचआरए। ठीक है, अगर आप कहीं से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी आईआईटी वगैरह से अगर आप पीएचडी करते हैं जिसमें आप जेआरएफ के थ्रू एंट्री ले रहे हैं, तो आपको क्या होता है स्टार्टिंग से ही जिस दिन से आपका एनरोलमेंट होता है उस दिन से आपको 32K प्लस एचआरए आपको मिलता है। पहला इसका दूसरा बेनिफिट हो गया, पहला आपका रिटर्न एग्जाम्प्टेड है, दूसरा 32 है। ये कितने टाइम के लिए होता है? ये होता है आपका 3 ईयर्स के टेन्योर के लिए। 3 ईयर्स तक आपको क्या होगा? जेआरएफ मिलेगा। फिर यही क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसआरएफ में। एसआरएफ मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें क्या होता है, अमाउंट ऐड हो जाती है, 35 के अराउंड समथिंग हो जाता है, प्लस एचआरए आपका नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए हो जाता है। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे 5 साल के लिए आपको एक स्टाइपेंड मिल रहा है, एक आपकी कहिए कि आपको मंथली आपको पढ़ाई करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियली। ठीक हो गया। तो देखो जेआरएफ के ये फायदे हो गए। तीसरा अगर फायदा देखें तो जेआरएफ की अलग से पोस्ट भी निकलती हैं, कि जेआरएफ के लिए ही सिर्फ पोस्ट निकलती हैं कि किसी रिसर्च के अंदर आप प्रोफेसर के अंदर जा सकते हैं सिर्फ जेआरएफ पोजीशन पे, किसी टॉपिक पे या किसी मॉड्यूल पे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी आपको अमाउंट मिलता है। अब इसका आता है कि क्या इनकी वैलिडिटी क्या क्या होती है। ठीक है, अब वैलिडिटी से क्वेश्चन आया है कि क्या ये लाइफ टाइम के लिए वो है वैलिडिटी इनकी। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेट की। तो नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाइड होता है। लाइफ टाइम के लिए आप एक बार करेंगे और आपका लाइफ टाइम तक ये वैलिड रहने वाला है। ठीक हो गया। अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ का क्या होता है कि इसकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स करंटली इसका दे रखा है, कोविड में इसको प्लस कर रखा था कि इसको 3 ईयर्स का वैलिडिटी दे रखी थी, बट नॉर्मल टाइम में इसमें क्या होता है कि 2 साल तक। अब कब से 2 साल? जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर मान के चलते हैं कि इसका डिक्लेयर हो रहा है 28 फरवरी 2023 को, तो ये कब तक वैलिड रहने वाला है आपका? 28 फरवरी 2025 तक आपका ये वैलिड रहने वाला है जेआरएफ। कि आप 2025 28 फरवरी से पहले अगर कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं तो आपका जेआरएफ क्या होता है, अवेल हो जाता है, आप उसकी जेआरएफ की अमाउंट आप ले सकते हैं स्टाइपेंड के तौर पे। ठीक हो गया। ये इसका दोनों का अलग अलग अगर हम देखें कि किस तरीके से वैलिडिटी चल रही है दोनों की अलग अलग। ठीक है, अब अगर अगले क्वेश्चन पे हम जाएं, क्या क्वेश्चन है कि सेट। तो देखो सेट जो है वो एक अलग कैटेगरी है। सेट बिल्कुल सिमिलर है लगभग नेट के, बट नेट क्या है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। और जो सेट है वो है स्टेट लेवल का। तो आप बेनिफिट देख सकते हैं कि नेशनल से क्या होता है, आप एलिजिबल होते हैं नेशनली, कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप जाके केरला में भी आप अटेम्प्ट वो दे सकते हैं कि हाँ मैं केरला में भी एलिजिबल हूँ। आप कर्नाटक में भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप आंध्र प्रदेश में भी एलिजिबल हो जाएंगे। बट अगर आपने सिर्फ मध्य प्रदेश का सेट निकाला है, एमपी सेट निकाला है, तो आप सिर्फ एमपी में ही फॉर्म भर सकते हैं। ये होता है सबसे मेजर डिफरेंस। ठीक है, दूसरा आता है इनके एग्जाम के लेवल पे। देखो जैसे नेशनल लेवल एग्जाम है तो इसका ऑब्वियस है कि इसका लेवल कितना होगा, इसका लेवल हाई होगा और इसका लेवल कितना होगा, थोड़ा सा लो होगा सेट एग्जाम का। ठीक है, अब नेशनल लेवल एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस के टाइप थोड़े एडवांस होते हैं, जिसमें एमएसओ आते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। जबकि अगर सेट का एग्जाम देखा जाए तो सेट के एग्जाम में मेजरली क्या होता है कि सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक सही होगा, 1 वर्ड आंसर होंगे। इस टाइप से आपके सेट का पैटर्न रखा जाता है, थोड़ा सा लो लेवल पे, थोड़ा सा ईजी लेवल पे। अभी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है बट इतना नहीं जितना नेट का लेवल इंप्रूव हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब एक जो मेजर क्वेश्चन आता है वो क्या है आपका, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन पे, इसमें क्या होता है कि कितने आपके क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। ये सबसे मेजर पॉइंट जो कि अभी तक का हम कर रहे हैं कि देखो अभी तक मैंने क्या हुआ आपको कट ऑफ से डिफरेंस बताया था कि इसमें अगर 100 है तो देखो हो सकता है कि इसकी 60 आ जाए और इसकी 65 कट ऑफ आ जाए। ठीक है ना, परसेंटेज में आता है, परसेंटाइल में भी रिजल्ट आता है। बट अगर एक क्राइटेरिया जो है एनटीए ने दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि 40% मार्क्स का लिख रखा है उसने अपने बुलेटिन में, कि वो हमेशा लिख देता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 40% मार्क्स का है। तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट देता है। तो देखो इस 40% का आप पहले बात समझ लीजिए कि किस तरीके से ये कहना चाहता है कि आपके पास पेपर 1 है, आपके पास पेपर 2 है।
पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है। जो 40% ये कहना चाह रहा है ना, 40% ये कहता है कि आपको 100 में से 40 लाने हैं और 200 में से 80 लाने हैं। ये किस लिए लाने हैं? ये मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे उस रेस में आने के लिए जहां से बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तो देखो ये है हमारे 100 बच्चे हैं एग्जाम्पल के लिए, 100 बच्चों में से क्या हुआ कि जो 40 मार्क्स से ऊपर कितनों के आए हैं, 40 मार्क्स से अगर बात करें तो देखो 60 बच्चों के आए हैं, 60 बच्चों के 40 से ज्यादा मार्क्स आ गए। अब जो सिलेक्शन होगा वो इन 60 में से होगा, वो किस बेसिस पे होगा? वो होगा हमारी कट ऑफ पे। ठीक है ना, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पहले उनको रेडिकेट कर दिया, पहले उनको हटा दिया, जिनके 40 से कम आया उनको तो हटा ही दिया, वो तो रेस में ही नहीं है। अब जो रेस में दौड़ रहे हैं उनमें से वो जो कट ऑफ बताएगा कि हाँ इसमें से मेरा जो कट ऑफ है वो मेरा 60 मार्क्स है, तो जो 60 मार्क्स से ऊपर लाएगा वो नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, और जो 60 से नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा नेट की रेस से। अब फिर इस नेट की रेस में जो 60+ चल रहा था, ये इसमें ही क्या कह देगा कि इसमें ही कह देगा कि अगर तुम्हारे 65 से ज्यादा आ रहे हैं तो क्या हो? तुम JRF क्वालिफाइड हो। आपको समझ में आया कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेंज हो रही है दर बदर, मतलब स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है। पहले तो उसने उनको हटा दिया जो 40 से कम पे थे, फिर उसने रेस रखी उनके पास जो 40 से ऊपर है 100 तक, फिर उसने कहा कि जो 60 तक है ना उनको हटा दो, और जो 60 के ऊपर है उनको मैंने नेट दे दिया। अब जो नेट ले चुके हैं उन्हीं में से क्या है, कुछ बच्चों को उन्हें JRF देना है, तो वो एक कट ऑफ सेलेक्ट करते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है, हर सब्जेक्ट की बेस डिपेंड करती है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, किस लेवल का पेपर था, कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, हर चीज डिपेंड करती है कि किस तरीके से उसका कट ऑफ आने वाला है। किसी का कम आता है, किसी का ज्यादा आता है, किसी का 200 पार आता है 300 में से, किसी का 180 पे JRF हो जाता है। ठीक है ना, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है और अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ऐसा भी नहीं देखना है हमें कि भाई उस सब्जेक्ट के 180 हैं, मेरे भी तो 180 नंबर आए हैं तो मेरा क्यों नहीं हुआ है। हर सब्जेक्ट का डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा जो कंपटीशन है वो तुम्हारे सब्जेक्ट वालों से, कोई दूसरे के सब्जेक्ट वाले से नहीं है। अगर मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मेरा कंप्यूटर साइंस वाले जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे कॉम्पिटिशन है, ना कि जो एजुकेशन से पेपर दे रहे हैं उनकी कट ऑफ जितनी भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये है कि कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे बैठे और कितनों ने मेरे से ज्यादा अच्छा पेपर किया। ठीक है ना, मेरा JRF उस पर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया, तो ये होता है भाई हमारा क्या, जो एलिजिबिलिटी जिस बेसिस पे हम क्वालिफाई करते हैं, ये नेट और JRF का एग्जाम। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चंस मेरे पास ज़्यादातर आ रहे थे तो इनके क्वेश्चन के जवाब मैं दे पाया हूँ अभी तक। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनके आंसर आपको चाहिए और आपको नहीं मिल पा रहे हैं या कंफ्यूजिंग आंसर्स मिल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं लगभग जो मेजर होते हैं। बाकी इस टाइम क्या है, लास्ट 10 डेज चल रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और अलग अलग पैटर्न से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं लास्ट टाइम में, किस तरीके से हम माइंड को कम स्ट्रेस देके आराम से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। अभी तो हमारे जो है जनरल क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, मतलब बार बार मेरे को पर्सनल में मैसेज आ रहे थे कि सर इसका बता दो, सर इसका बता दो, तो उन क्वेश्चंस को मैंने लेने की कोशिश की है कि अब इनको लेके कोई डाउट ना रहे आपके पास। ठीक है, तो देखो ये हमारे क्वेश्चन थे। बाकी अगर जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ लगता है कि ये क्वेश्चन का भी आंसर हमें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।